हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगर तुम्हें याद हो तो पिछली क्लास में मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के टॉपिक्स कवर किए हैं और फाइनली हमने रोटेशन ऑफ परम्यूटेशन पढ़ा और हमने चैप्टर क्लोज किया था डीअरेंजमेंट के साथ। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस करेंगे आज जो हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड अपॉन मेंस पैटर्न के जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज। तो आइए आगे चलते। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ n फैक्टोरियल एंड 3 इंटू एन फैक्टोरियल एंड n प्लस 1 फैक्टोरियल आर इन जीपी, ये तीन टर्म्स कौन कौन सी तीन टर्म्स हैं यहाँ पे हमारे पास? n फैक्टोरियल 3 times n factorial and n plus 1 factorial, ये तीनों टर्म्स जीपी में है। देन n factorial 5 into n factorial and n plus 1 factorial किस में होंगे? एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे या किसी में भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चेक करना है अपन को। तो जो पहली कंडीशन दी है कि n फैक्टोरियल 3 इंटू एन फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये तीन टर्म्स हैं जो कि हैं AP में। तो डेफिनेटली मुझे क्या करना है, मुझे 2b इक्वल टू a प्लस सी निकाल के n निकालना है और n की जब वैल्यू आ जाएगी तो मुझे आगे वाली तीन टर्म्स पता लग जाएगी और वहाँ से मैं डेफिनेटली गेस कर सकता हूँ कि AP है, GP है या HP है ये। तो सबसे पहला काम क्या है अपना, to find the value of n using the given condition। तो given condition क्या है? देखिए, ये तीनों टर्म्स are in AP, ये तीनों टर्म्स हैं AP में। If A, B, C are in AP, तो हम बोलते हैं कि 2B is equals to A plus C। यहाँ तो given है GP में, तो जीपी कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। बी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू एन फैक्टोरियल का स्क्वायर। ए की वैल्यू एन फैक्टोरियल, सी की वैल्यू एन प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये एन फैक्टोरियल का ये क्या आ गया? तो 9 इंटू एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल एन प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इससे क्या हुआ? n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल क्या हो गए? कैंसल आउट हो गए। और मैं कह सकता हूं कि 9 इंटू एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n प्लस 1 फैक्टोरियल। और इस पॉइंट पे आके अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल है और यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल है तो मैं कह सकता हूँ कि n प्लस 1 फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अगर n प्लस 1 फैक्टोरियल है तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 टाइम्स n फैक्टोरियल। 9 इंटू n फैक्टोरियल, दोनों साइड से n फैक्टोरियल कैंसल आउट, n प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे? n की वैल्यू आ गई है 8। n 8 आ गया है। अब आगे की तीन टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो कि है n फैक्टोरियल 5 टाइम्स n फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल। जब मैंने n की वैल्यू पुट करी तो क्या आया? 8 फैक्टोरियल 5 इंटू 8 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं कि AP में है, GP में है या HP में है। अब आई स्टार्ट विद एन AP। अब मैं AP से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ वो बताऊंगा मैं। 8 फैक्टोरियल, AP क्या बोलता है? 2B इज इक्वल्स टू A प्लस सी। 2B 5 इंटू 2 10 इंटू 8 फैक्टोरियल A प्लस सी, 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो पूरा 8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और बचेगा यहाँ पे 10। LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब कि the given terms are in AP। अब रही बात
कि मैंने ऐसा स्टार्ट एपी से ही क्यों किया, मैंने जीपी या एचपी से ट्राई क्यों नहीं किया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जीपी में ये ऑलरेडी थे गिवन, 3 टर्म्स जीपी में थी कि n फैक्टोरियल बीच में एक टर्म और n+1 फैक्टोरियल। अब अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बाकी दोनों वाली टर्म सेम हो और एक टर्म बदलने से टर्म्स जीपी में वापस रह जाए? तो जीपी वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब रही बात एपी एचपी के नन की, तो मैंने क्या किया, मुझे 3 टर्म्स गिवन थी कि n फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल, फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखते हैं, n फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल। तो इसने कहा कि अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें या फिर इनका बीच वाली टर्म निकालें इनके जीपी की, तो वो होगी 3 टाइम्स n+1 फैक्टोरियल। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि n फैक्टोरियल 3 टाइम्स n फैक्टोरियल एंड n+1 फैक्टोरियल आर इन जीपी। मतलब कि n और n+1 फैक्टोरियल का ज्योमेट्रिक मीन है 3 टाइम्स n फैक्टोरियल। अब वो बोल रहा है कि n फैक्टोरियल 5 टाइम्स n फैक्टोरियल एंड n+1 फैक्टोरियल किस में होंगे, मतलब कि n फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल के बीच में अब जो टर्म आ गई है वो है 5 टाइम्स n फैक्टोरियल। जब हमको पता है कि am जो होता है वो gm से बड़ा है, तो 5 टाइम्स n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स n फैक्टोरियल, मतलब कि ओनली ऑप्शन इज लेफ्ट विद अस इज AP। इनको AP में ही होना पड़ेगा क्योंकि बीच वाली टर्म gm से बड़ी है। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने AP से स्टार्ट किया। हमें क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए था कि ये ज्योमेट्रिक मीन अगर पहले वाली टर्म है तो ये डेफिनेटली AP में होंगे। क्लियर है ये चीज़? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसने एक कंडीशन दे दी है और इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? देखो n है, r है और k है। एक कंडीशन है जिसमें n, r और k 3 वेरिएबल्स हैं। एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स सॉल्व नहीं होंगे। डेफिनेटली आंसर जो हमें मांग रहा है वो एक इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं है। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देन k बिलोंग्स टू द इंटरवल व्हाट, तो k की इंटरवल चाहिए, मतलब कि हमें n और r को यूज़ करके ये पता लगाना है कि जो वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव आएंगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, लेस देन 1 आएगी, फिर क्या इनइक्वालिटी फॉर्म कर सकते हैं 1 बाय 1, ये चेक करते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 जो कि मुझे पता है, जो फर्स्ट कंडीशन में यूज़ करने वाला हूँ कि NCR इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो क्या मैं कह सकता हूँ जो गिवन क्वेश्चन है n-1 CR इक्वल्स टू k² - 3 NCR+1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं k² - 3, देखो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। k² - 3 की वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा k -√3, k +√3 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब अगर इसका वेवी कर्व ड्रॉ किया जाए, ये है -√3, ये है +√3, तो वेवी कर्व के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चाहिए। तो पहली कंडीशन से मेरे पास आ चुका है कि k इज ईदर -∞ टू -√3 और यूनियन √3 टू ∞। k की वैल्यू -∞ से -√3 और √3 से ∞ के बीच में रहेगी वैल्यू। देखते हैं और क्या कंडीशन हमें मिल रही है यहाँ से। NCR के बारे में एक चीज़ और पता है हमें कि अगर NCR गिवन है तो दैट मीन्स n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू r होगी। बराबर हो सकते हैं पर कभी ऐसा नहीं होगा कि r की वैल्यू n से ऊपर निकल जाए, क्योंकि हमें NCR क्या है? सिलेक्शन ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स। तो मैं 10 में से 20 चीज़ों को सेलेक्ट नहीं कर सकता, है ना। जब r की वैल्यू n से ऊपर हो जाएगी तो हम उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे उसमें से? तो हम कहते हैं कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो इस कंडीशन से मुझे पता लग गया कि n-1 की वैल्यू r से बड़ी होनी चाहिए और n+1 की वैल्यू r से बड़ी होनी चाहिए, जो कि सेम ही चीज़ बता रहे हैं, है ना। नहीं, n की वैल्यू r+1 से बड़ी होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई है मेरे पास, इस कंडीशन को यूज करना है। तो आओ सिंप्लीफाई करते हैं गिवन इक्वेशन को। गिवन इक्वेशन क्या है, n माइनस वन सी आर के स्क्वायर माइनस थ्री एन सी आर प्लस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल के स्क्वायर माइनस थ्री n फैक्टोरियल r प्लस वन फैक्टोरियल n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट, n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो क्या बचेगा कि n माइनस वन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल के स्क्वायर माइनस थ्री n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय r प्लस वन टाइम्स r फैक्टोरियल, ताकि मैं ये और ये टर्म्स कैंसल आउट कर सकूं। तो यहाँ पे क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू r प्लस वन अपॉन एन, के स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू r प्लस वन अपॉन एन। अगर दोनों साइड n से डिवाइड कर दें तो मैं कह सकता हूँ r प्लस वन अपॉन एन इज लेस देन वन। r प्लस वन की वैल्यू अगर n से छोटी है तो r प्लस वन अपॉन एन की वैल्यू वन से छोटी हो जाएगी, तो इसको मैं लेस देन इक्वल टू वन लिख सकता हूँ। इक्वल है यहाँ पे। आज को सिंप्लीफाई करते हैं। और तो अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ कि के स्क्वायर माइनस फोर लेस देन ज़ीरो, के बिलोंग्स टू माइनस टू से टू। तो एक कंडीशन कह रही है कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट थ्री और रूट थ्री से इन्फिनिटी, दूसरी कह रही है माइनस टू से टू। दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, आंसर आ जाएगा रूट थ्री से टू। हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे ये दोनों ही एग्जिस्ट करें। क्लियर है ये चीज़? तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन, दैट आंसर रूट थ्री से टू के बीच में लाई करेगी के की वैल्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। A gentleman has 6 friends to invite. एक आदमी 6 फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है। In how many ways can he send invitation cards to them if he has 3 servants to carry the cards? हो क्या रहा है कि एक आदमी को 6 कार्ड्स डिलीवर करने हैं, 6 कार्ड्स अपने 6 फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए भेजने हैं, और उसके पास 3 ही नौकर हैं। 3 नौकर हैं जिनके थ्रू वो कार्ड भिजवा सकता है। ठीक है, इतना ही गिवन है। तो पूछ रहा कितनी तरह से तुम कार्ड भिजवा सकते हो। तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने परम्यूटेशन विद रिपीटेशन पढ़ा था कि हर एक के पास कितने ऑप्शंस हैं, तो हमने n पावर m इसका निकाला था। तो अगर देखिए पहला कार्ड को डिलीवर करवाने के कितने तरीके हैं। अब देखो 3 सर्वेंट है, तो पहला कार्ड जो मेरे को एक किसी फ्रेंड के, जैसे लेट्स से सारे फ्रेंड्स का नाम है F1 F2 F3 अप टू F6, तो जो कार्ड F1 के अगर भेजना था उसको मैं सर्वेंट 1 के थ्रू भिजवा सकता हूँ, सर्वेंट 2 के थ्रू भिजवा सकता हूँ, सर्वेंट 3 के थ्रू भिजवा सकता हूँ। तो फर्स्ट कार्ड के पास 3 ऑप्शन, सेकंड कार्ड के पास भी 3 ऑप्शन, और हर कार्ड को डिलीवर करवाने के मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ ईच कार्ड कैन बी डिलीवर्ड in 3 ways. Total number of cards 6. So 3 multiplication theorem के according 3 into 3 into 3 into 3 into 3. That means 3 power 6 is the answer for this question, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ये हमने टॉपिक कौन सा करा था, हमने पढ़ा था परम्यूटेशन विद रिपीटेशन, उसी का केस है ये। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
how many 5 letter words with or without meaning can be formed out of the letters of the word equation if repetition of letters is not allowed. तो इक्वेशंस में जितने भी लेटर्स हैं उनको यूज़ करके हमें 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, डजेंट मैटर कि कोई मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अगर अच्छी चीज़ क्या है इसमें नोटिस करो, देखो EQUATIONS, एक भी रिपीटेशन नहीं है इस केस में, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स गिवन है, सब डिस्टिंक्ट है, उनमें से 5 लेटर वर्ड बनाने हैं, मतलब कि इनमें से कोई 5 लेटर्स को सेलेक्ट करो और अरेंज कर दो। तो इधर यू कैन राइट 9C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, और सिंपली हम कह सकते हैं कि ये तो अरेंजमेंट का केस है, यहाँ पे 9 में से कुछ लोगों को उठा के अरेंज करना है, तो सीधा परम्यूटेशन अप्लाई करो 9P5 हो गया सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सब जेई मेन लेवल के क्वेश्चन है, इनमें कुछ ज़्यादा हमें करना नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल बेस है। जो कंसेप्ट हमने पहले पढ़े हैं या जो क्वेश्चन जिस टाइप के हमने करे हैं उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, और लेकिन इससे ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होता है। जेई मेन के पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं। जैसे कि तुम्हें अगर पता लग गया होगा, तुमने अगर ये सारे के सारे जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं अगर तुमने वो एक ही गो में पढ़े हैं, मतलब कि रेगुलर बेसिस से पढ़े हैं, अगर तुमने 11 के 11 लेक्चर्स अगर तुमने लेट से 15 दिन या 10 दिन 15-20 दिन में तुमने कवर किया है, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी तक बहुत स्ट्रांग हो गया होगा और तुम्हें ये क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे। अगर स्टिल लग रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ गो थ्रू द लेक्चर्स वंस अगेन और उनके टॉपिक्स और नोट्स बनाओ, ताकि तुम्हें पता लग जाए, यू कैन एबल टू फिगर आउट कि जो गिवन क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक का है या हमें कौन से सब टॉपिक को यूज़ करना है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let A and B be two sets consisting of M and N elements. A में है M elements, B में है N elements. और इसने कहा है कि B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज़्यादा हैं, तो मतलब कि N की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू M। तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस फ्रॉम A टू B कितने पॉसिबल हैं, आइए देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो सेट ए जो है इसमें है, ऐसे लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज n एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज m। आइए इसका एरो डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मान लिया मैंने a1 a2 करते करते an तक n एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे b1 b2 b3 करते करते bm तक m एलिमेंट्स है। अब वो कह रहा है 1-1। तो देखिए A1 के बाद इसको बड़ा सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, देखो कितना इजी हो जाता है इक्वेशन। करना क्या है, बस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करनी है, ऑप्शंस गिनने, तरीके गिनने हैं। तो A1 के पास कितने ऑप्शन है, देखिए A1 इन सब में से किसी के साथ भी पेयर हो सकता है, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस विद A1 आर m, ठीक है। फिर A2 के पास कितने ऑप्शन है, अब 1-1 करना है, मतलब कि एक वैल्यू, मतलब एक प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए। A1 जहाँ चला गया वहाँ पे A2 नहीं जा सकता, उसकी वो इमेज जो इमेज A1 की है वो A2 के पास नहीं हो सकती। तो A2 के लिए हम क्या करेंगे, m-1 m-2, टोटल है n, तो पहले में m-0, दूसरे में m-1, तो nth में क्या होगा, करते करते m-n+1, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने m-n फैक्टोरियल का ऊपर नीचे कर दिया है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
अब इसको सिंप्लीफाई करें, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल, ये हमारा फाइनल आंसर है इन इट्स मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि n चीज़ों को विदाउट रेपिटेशन m में बांटना ही तो है, या m लोगों में से n उठा के यहाँ पे अरेंज ही तो करने हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं MPn, या फिर इनमें से कुछ n लोगों को सेलेक्ट करके अरेंज कर दो। तो MCn इंटू n फैक्टोरियल, ये तीनों ही आंसर इसके हो सकते थे। हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शंस में गिवन है। तीनों ही इसके सही आंसर है, तीनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए पीपीटी में देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो एज यू कैन सी कि एक ही ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, वो है NCM। NCM, ओके। आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे MPN हो रखा है। ओ, मैंने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे एक बार थोड़ा करेक्शन करना, यहाँ पे M हो जाएगा, यहाँ N है, यहाँ M, यहाँ N, और यहाँ पे N, ये सब यहाँ पे M की जगह N है और N की जगह M। तो आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल माइनस n माइनस m फैक्टोरियल। तो आंसर इज इक्वल्स टू NPM या फिर NCM इंटू n फैक्टोरियल। तो ये ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे n की जगह m ले लिया था मैंने और m की जगह n। तो आप इसको नोट करिए, अभी आता है मैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेट A एंड B बी टू सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ M एंड N एलिमेंट्स। A में M एलिमेंट्स है, B में N एलिमेंट्स है, सच दैट N इज ग्रेटर देन इक्वल टू M। मतलब कि जो B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम A टू B। तो पहले मैं ये रिमाइंड कर देता हूँ तुम्हें कि 1 फंक्शंस होते कैसे, इसको रिकॉल कर लेते हैं। 1 मतलब कि वो सारे फंक्शंस जिनमें जो डोमेन में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनके सिर्फ एक ही इमेज हो। तो हमें उसकी रेंज में सिर्फ एक ही इमेज चाहिए फॉर ईच प्री इमेज इन इट्स डोमेन। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेट A जो है इसमें है M एलिमेंट्स, सेट B में N एलिमेंट्स। देखिए, और इसने कहा है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया इसका एरो डायग्राम। इसमें है m एलिमेंट्स, तो A1, A2, A3, AM, और B1, B2, B3, BM। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सॉल्व करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि A1 के पास n ऑप्शंस है, A2 के पास n-1 ऑप्शन है, एंड सो ऑन A3 के पास n-2 ऑप्शन है, और फाइनली AM के पास देखिए, अगर A1 के पास n-0, A2 के पास n-1, मतलब एक कम लेस हो रहा है, एक कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तीसरे में क्या हो रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो mth में क्या होगा, n-m + 1 हो जाएगा। n में से m-1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे n-m का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-m फैक्टोरियल। इसको मैं कॉम्बिनेशन के थ्रू भी देख सकता हूँ। कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे देख सकते हैं कि इन n एलिमेंट्स में से कोई भी m उठाओ और इसकी प्री इमेज चूज कर लो, इसकी प्री इमेज में अरेंज कर दो। तो n में से m एलिमेंट्स कैसे उठेंगे, NCM में,
और प्री इमेज में जब अरेंजमेंट करोगे तो इनटू m फैक्टोरियल। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है, इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये है इसकी कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म। इसको परम्यूटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते थे कि n में से m लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हो जाएगा सिंपली npm। अब हम आंसर में पीपीटी में अगर चेक करें तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, NCM, मतलब कॉम्बिनेशन की फॉर्म में चाह रहा है आंसर, इंटू m फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज़? तो इसका आ जाएगा आंसर थर्ड ऑप्शन। तो इस तरह हमने सेट के क्वेश्चंस भी कर रखे थे क्लास में, हम उसको यूज़ करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन विच ऑल द वॉवल्स कम टुगेदर, कि सारे वॉवल्स साथ में हो। तो अगर तुम्हें याद है तो हमने ये लेक्चर कवर किया था, इस लेक्चर में मैंने क्या कहा था कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं, रिस्ट्रिक्टेड अरेंजमेंट है ये, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि हमें साथ में ही अगर होना है, तो इस केस में तुम क्या करोगे, इन सबको एक बैग में बांध दोगे, इसको एक ही एज अ काउंट करोगे तुम, एक ही अल्फ़ाबेट। तो करना क्या है देखिए, आंसर नंबर 6 क्वेश्चन का आंसर। तो लिखता हूँ मैं, सारे के सारे लेटर लिखता हूँ, MATHE, मैथमेटिक्स। देखते हैं क्या क्या रिपीटेड है। M दोनों रिपीटेड, T दो रिपीटेड, A दोनों रिपीटेड। इसने कहा है वॉवल्स एक साथ, तो मैं सारे MM TT H CS ये हो गए कॉन्सोनेंट्स, और वॉवल्स अगर लिखें तो A E A I, तो A A E I। 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक बैग, इसको हम एक ही लेटर मानेंगे। तो 7 लेटर ये रहे, 8वां ये रहा, टोटल आ गया 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल में देखो ये लेटर डिस्टिंक्ट है पूरा बैग, यहाँ पे 2 M है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 T हैं डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे इसके अंदर भी अरेंजमेंट करना है बैग के अंदर। तो 4 लोग हैं, 4 लेटर्स हैं, 4 फैक्टोरियल, 2 रिपीटेशन, 2 फैक्टोरियल। फाइनल आंसर आ गया 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो आइए चेक करते हैं, अगर ऑप्शन में पीपीटी में देखूं तो ऑप्शन नंबर बी इसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, तुम्हें इजी लग रहे होंगे क्योंकि काफ़ी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसी के ऊपर बेस्ड अपॉन हैं ये क्वेश्चंस। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपली इनको सॉल्व करना है बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट्स जो हमने लेक्चर्स में पढ़ाई किए थे। आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर ऑफ 7875। तो इसके लिए तुम्हें टॉपिक याद करना होगा, जब मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलवाए थे, काफ़ी क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या किया था, सबसे पहला रूल नंबर 1, इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में तुम्हें तोड़ना होगा। तो आइए इसको थोड़ा ब्रेक करता हूँ मैं इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो क्या आता देखते हैं। सेवन 875 के प्राइम फैक्टर्स ब्रेक करते हैं। 5 से किया तो क्या आ जाएगा, 1 28 5 37 7 25 5। फिर 5 से किया 3 1 5। फिर 5 से किया 6 15 3। 7 से किया 9 9 इज 3 स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 7875 इज 5 पावर 3
3 स्क्वायर एंड 7 पावर 1। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं निकालता हूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स में क्या होगा, 1 भी इंक्लूड होगा और 7875 नंबर इटसेल्फ भी इंक्लूड होगा। टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। 24 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इसके सारे के सारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं। अब करना क्या है, करना ऐसा है कि इसमें क्या है कि हमें इम्प्रॉपर फैक्टर चाहिए, मतलब कि ये वाला खुद का फैक्टर हटाना पड़ेगा। तो -1 कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए हैं 23। तो हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का कि इसके 23 फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉपर फैक्टर है। इम्प्रॉपर फैक्टर को हमने हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Number of ways in which a pack of 52 cards can be divided equally among 4 players in orders। तो फिर से ये डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके कि डिस्टिंक्ट लोगों में डिस्टिंक्ट चीज़ों को कैसे हम डिवाइड करेंगे। तो ऑल 52 कार्ड्स आर डिस्टिंक्ट। एक पैक ऑफ कार्ड में सारे के सारे कार्ड्स कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। तो हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो सारे कार्ड्स डिस्टिंक्ट हैं। तो 52 कार्ड्स को 4 लोगों में डिवाइड करना है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा था टोटल पहले n फैक्टोरियल कर दो, फिर 13 फैक्टोरियल की पावर 4, ये हो गया डिवीजन। अब इक्वल डिवीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 फैक्टोरियल, और डिस्ट्रीब्यूशन है तो इनटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 52 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल की पावर 4। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अगर पीपीटी में हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़ भी, कोई दिक्कत नहीं। आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी तक अपन ने देखा कि जो 8 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, तो मुझे उनको देखते ही पता लग गया कि क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड है। इनके लिए तुम्हें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो थ्रू द बेसिक्स, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूले, और उनको सिंपली अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 आइडेंटिकल बॉल्स इनटू 3 बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन का केस आ गया है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने डिस्टिंक्ट लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इस बार 5 की 5 बॉल्स इसने मेंशन किया है कि आइडेंटिकल है। तो 5 आइडेंटिकल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में, और कुछ मेंशन किया है सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी, मतलब हर किसी को एक बॉल तो ज़रूर मिलनी चाहिए। तो याद करो ये केस, इस केस में हमने कहा था कि अगर R लोगों में n आइडेंटिकल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ईच गेट्स एटलीस्ट 1, तो इसका तरीके होते हैं n-1 CR-1। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ मैं। n की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, 5, और कितने बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3। तो n, तो नंबर ऑफ ways to distribute n identical objects among R objects such that each gets at least 1 R n-1 CR-1। अब इस गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n की वैल्यू है 5, R की वैल्यू 3, आंसर आ गया 5-1 C3-1 4C2, 4 into 3/2, दैट मीन्स 6 नंबर ऑफ केसेस। सिर्फ 6 केसेस ही ऐसे हैं, तुम लिख के चेक कर सकते हो। कौन कौन से होंगे, हम उंगलियों पे गिन सकते हैं।
2 2 1 2 1 2 1 2 2, या फिर 5 हैं तो 3 1 1 1 3 1 एंड 1 1 3, ये 6 केसेस टोटल बनेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन डी। आता हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन पे इस पीपीटी के। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स कैन बी प्लेस्ड इन 5 मार्क्ड एनवेलप्स सो दैट नो लेटर इज इन द राइट प्लेस। बिल्कुल आपको तुम्हें समझ में आ गया होगा, बिल्कुल जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था डी अरेंजमेंट, ये उसी का क्वेश्चन है कि जब कोई भी लेटर अपनी सही जगह पे ना जाए तो उसके लिए क्या करना है, डी अरेंज लगाना है। 5 चीज़ें हैं, एन का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू 5 रखनी है। आइए इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। This can be done in D5 number of ways. D5 represent क्या करता है, Derangement of 5 objects। तो n की जगह हमें 5 पुट करना है, तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये और ये तो कट गए, 1 है, ये भी 1 है, कट जाएगा। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता है 120 होती है, तो 120 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 माइनस 120 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 120 अपॉन 4 फैक्टोरियल 24 माइनस 120 अपॉन 5 फैक्टोरियल 120, 60 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 1, 65 माइनस 21, दैट मीन्स 44 नंबर ऑफ केसेस ऐसे पॉसिबल हैं जिसमें हम इस तरह से इन लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन बी। तो आपने देखा ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। सिंपली हमें डी अरेंजमेंट का जो हमने डेरिवेशन किया था, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमने रिजल्ट याद किया था, उसको अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं इस वैल्यू को भी। तो आज की क्लास में अपन ने जितने भी क्वेश्चंस थे जो हमने मेंस पैटर्न के हमने पढ़ा है टॉपिक्स, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए और फिर हमने जाना कि हाउ वी कैन सॉल्व हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन मेंस पैटर्न। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन एडवांस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।